I'm Ikram, subject specialist, and you're watching my YouTube channel, English with Ikram. In today's video, I'm going to discuss the syllabus of English for NMDCAT. NMDCAT English का पोर्शन कहाँ से आता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, ग्रामर में से क्या आता है और वोकैबुलरी में से कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आज की इस वीडियो में आपका इंग्लिश पोर्शन का जो सिलेबस है उसके बारे में किसी किस्म में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। Dear students, watch this video till the end. Okay, let's get started. और एक और बात, मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा कि दिस इज़ द सिलेबस, उस सिलेबस की तैयारी कहाँ से करनी है ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ग्रामर में से ये चीज़ पेपर में आती है, आपके NMDCAT इंग्लिश के पेपर में आएगी, तो आपने इसको कैसे तैयार करना है, इसकी तैयारी करने का स्टैंडर्डाइज तरीका क्या है और कहाँ से तैयारी करनी है। मैं आपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐसी तमाम चीज़ें जो मैं सिलेबस में डिस्कस करूंगा उनसे रिलेटेड उनके सही कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस में इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं आपको साथ साथ गाइड करता रहूँगा। आपने इस वीडियो को देखने के बाद अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, मुकम्मल तैयारी के लिए, इस NMDCAT इंग्लिश की मुकम्मल 100% तैयारी के लिए आपने क्या करना है, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तमाम लिंक्स मौजूद होंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। Number one, the most important thing for your NMDCAT English portion is first of all I'm talking about grammar. Grammar and vocabulary दो ही चीज़ें होती हैं। तो ग्रामर में से कौन कौन से एस्पेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें जो आपके पेपर में आएंगी। तो फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टेंसेस। टेंसेस, अब फिर वही बात, एक तो वो ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ टीचिंग टेंसेस है, ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ लर्निंग टेंसेस है, जिससे after learning all the tenses, you can't speak a single sentence. You can't write a single sentence correctly. It means there is something wrong with the methodology, with the strategy. आपको जो tenses सीखने या सिखाने का तरीका है, that's not fair. That's why you can't speak a single sentence. और मैं अक्सर कहता हूँ कि after learning even a single first sentence or first tense, simple present tense, you can speak English. You can write English correctly. If you can't, it means there is something wrong with the methodology of teaching. तो tenses आपने, जब मैं tenses की बात करता हूँ तो tenses में से आपने क्या सीखना है। There are three very important things that you have to learn for if you want to learn tenses. The first is structure of all the tenses. What is the structure? How can you form a sentence? आप sentence बनाएंगे कैसे, एक sentence कैसे बनाए जाते हैं, What are the basic components of a sentence? फिर हर tense का structure क्या है। For example, if we talk about present perfect, if somebody asks you what is the structure of present perfect tense, you would say subject plus has have plus V3 plus subject. In case of negative, subject plus has have plus not plus V3 plus subject. In case of interrogative, has have plus subject plus V3 plus subject. This is the structure. हमें स्ट्रक्चर नहीं पता तो हम कभी भी एक सेंटेंस ठीक नहीं लिख सकते, राइट। तो आपने इस तरीके से सबसे पहले पूरे 12 टेंसेस जो है उनका स्ट्रक्चर समझना है। कहाँ से समझना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेंसेस की पूरी प्लेलिस्ट है वो दूंगा। 4 वीडियोस हैं, आपने वो देखनी है, आपका टेंसेस का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर जाएगा। आफ्टर वॉचिंग दोज वीडियोज, आफ्टर वॉचिंग टेंसेस, आफ्टर लर्निंग टेंसेस इन दिस वे, you would be able to speak English, you would be able to write English correctly. That's my guarantee. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ टेंसेस के बारे में, यू हैव टू लर्न द सेंस ऑफ ऑल द टेंसेस। हमें आमतौर पर ट्रेडिशनल स्टाइल में सेंस बताया जाता है कि इसके उर्दू में आखिर में अलीफ आते हैं और ये आते हैं। उर्दू हैज़ नो कंसर्न विद इंग्लिश लैंग्वेज। बोथ द लैंग्वेजेस आर टोटली डिफरेंट, बोथ हैव डिफरेंट ग्रामर। अपना एक स्टाइल है दोनों लैंग्वेजेस का, तो आप उर्दू के ज़रिए इंग्लिश को नहीं सिखा सकते। तो इंग्लिश में सेंस क्या है, तो एक टाइम लाइन के ज़रिए मैंने पूरे 12 टेंसेस का सेंस समझाया, आइडेंटिफिकेशन समझाई। इफ़ फॉर एग्जांपल द सेंटेंसेस इन उर्दू और एनी अदर लैंग्वेज, हाउ वुड यू आइडेंटिफाई दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, दिस इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। देयर इज अ टाइम लाइन, सो यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टेंसेस। मैंने आपको बताया है कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पे, इंग्लिश विद इकराम पे, जिस पे टेंसेस की 4 वीडियोज़ हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द टेंसेस, देन सेंस ऑफ ऑल द टेंसेस। तो आपको जब तक पूरे 12 टेंसेस का सेंस समझ नहीं आएगा
आप टेंसेस को यूज़ नहीं कर सकते, आप टेंसेस को कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकते, आप टेंसेस को समझ ही नहीं सकते, आप टेंसेस बेस पे अगर कोई एरर है आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। ये सारा ग्रामेटिकल पोर्शन है आपका, आप आगे मैं जाकर डिस्कस कर रहा हूँ। एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज़ और एप्लीकेशन ऑफ ऑल द टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू हैव लर्नड सिंपल प्रेजेंट टेंस, नाउ हाउ वुड यू speak English? How would you apply this tense in your communication? आप इसकी मदद से इंग्लिश बोलेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, कहाँ ये टेंस हमें हेल्प करता है इंग्लिश बोलने में और इंग्लिश लिखने में। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, you can use it in your daily routine life. You can use simple present tense while describing your likes and dislikes. You can use simple present tense while describing the nature of anything. You can use simple present tense while describing anything's process, formation process. If you're making something, you're describing the process, you can use this tense. You can use simple present tense while describing your permanent habit. You can use simple present tense while describing any permanent schedule, commentary, drama. These are different uses, different application of this simple present tense. तो एक टेंस सीख के आप इतनी सारी इंग्लिश बोल सकते हैं। For example, if I give the example of routine life, so whatever you do from morning to night, lots of things you can describe just with the help of simple present tense. I get up early in the morning, I offer my Fajr prayer. After that, I recite some verses of Holy Quran. Then I take my breakfast. Then I get ready for my college. I go to college at 8 o'clock. I go to college on foot or by car. I reach college at 8:30. I take my first period. After 6 periods, my college is off. I come back to my home. I take my lunch. I take rest for some time. So all these sentences are only in simple present tense. But we are not normally taught how to use tenses in our communication, in our daily language. So tenses के लिए आपने ये 3 चीज़ें सीखनी है: स्ट्रक्चर, सेंस एंड एप्लीकेशन। मेरे ये 4 वीडियोज़ हैं, इनमें ये मुकम्मल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ट्रेडिशनल स्टाइल में और इस स्टाइल में यू विल फाइंड द डिफरेंस योरसेल्फ। तो इस तरीके से आपने टेंसेस सीखने। एंड टेंसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ इंग्लिश फॉर NMDCAT। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो टेंसेस बेस्ड होंगे, सेंटेंस करेक्शन है, आगे मैं सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ। ओके, तो इसकी आपने टेंसेस के कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इसी वीडियो के लास्ट पे, जब वीडियो पूरी देखने के बाद आपने डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे इसकी पूरी प्लेलिस्ट आएगी, उस पर आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो चारों वीडियोस आपके सामने आ जाएंगी। तो 1 बाय 1 आपने चारों वीडियो देखनी, आज देखें, कल देखें, एक डेली देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। और फिर कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस कहाँ पे करनी है उसकी भी मैं आपको लिंक दूंगा। लेकिन पहले वो सारी चीज़ें हैं जो ग्रामर का जो हिस्सा है, ग्रामर में जो चीज़ें आपके पेपर में आती हैं वो सारी मैं आपको बता देता हूँ। टेंसेस के बाद द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ऑब्वियसली पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेजर 5 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। ये 5 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने क्लियर करने हैं। फिर वही बात है, वही ट्रेडिशनल स्टाइल से नहीं, जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, कोई एम्बिग्विटी ना रहे। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते नाउन को। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक सेंटेंस दी जाते हैं, यूर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द नाउन। फॉर एग्जाम्पल, द अंडरलाइन वर्ड इज़। कोई भी सेंटेंस दी जाते हैं, एक वर्ड उसमें अंडरलाइन है, आपको नीचे कहा जाता है कि इसमें आप इस नाउन को आइडेंटिफाई करें। तो आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होगा तो आप आइडेंटिफाई करेंगे। वही पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल से आपको पढ़ाया हुआ है, नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, आप नहीं आइडेंटिफाई कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस है, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, और इसमें आइडेंटिफाई द नाउन किया हुआ है या स्मोकिंग को अंडरलाइन किया हुआ है, और आपको कहा है ये नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ये एडवर्ब है। तो सम टाइम आपको कन्फ्यूजन हो सकता है अगर नाउन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग है। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल ये एक सेंटेंस है, आई लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। इसमें सिंपली को अंडरलाइन किया हुआ है, एंड यू आर आस्क्ड दैट अंडरलाइन वर्ड इज़ वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन। अब आपका एडवर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आपने एडवर्ब इतना नहीं पढ़ा होगा, एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स समथिंग इन द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, अगर यही पढ़ा हो तो फिर आप एडवर्ब को कभी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ पे जो वर्ड सिंपली है तो किसी वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, किसी वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा।
तो एडवर्ब इज अ वर्ड दैट कैन मॉडिफाई ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच एक्सेप्ट नाउन एंड प्रोनाउन। हमने तो यहीं तक पढ़ लेंगे एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडवर्ब कैन आल्सो मॉडिफाई an adjective, it can also modify another adverb, it can also modify a preposition, it can also modify a conjunction, it can also modify a phrase, a whole sentence. तो एडवर्ब की वीडियो, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो प्लेलिस्ट है ये भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। तो आपने इस तरीके से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। जब आपका इन मेजर द नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एंड वर्ब 5 जो मेजर पार्ट्स ऑफ स्पीच है इनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी वीडियो देखने के बाद कॉन्सेप्ट आपका 100% क्लियर होगा। फिर उस पर बेस्ड जिस किस्म का मर्जी भी MCQ पेपर में आएगा यू विल डेफिनेटली एबल टू अटेम्प्ट दैट MCQ। जब कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर कोई टेंशन नहीं है। जब आपने वैसे डिफिनीशन याद की हुई हैं पुराने स्टाइल से तो फिर जाहिर सी बात है आप कॉमन सेंस या तुक्का मारेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस तरह मर्जी आपका क्वेश्चन पेपर में आएगा यू विल अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन। तो सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट भी नीचे इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। टेंसेस के बाद फिर आपने इस पे आना है, इसको देखना है। बेशक आप पूरा हफ्ता 10 दिन लगा के देखें, लेकिन यही आज ही मेरी इसी वीडियो के बाद आपको मुकम्मल तौर पे सिलेबस पे इंशाल्लाह कमांड होगी और आपका मुकम्मल 100% तैयारी हो जाएगी इंग्लिश पोर्शन की NMDCAT की। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज यूज़ ऑफ आर्टिकल। दैट्स अगेन वेरी कन्फ्यूजिंग। वही अगर ट्रेडिशनल स्टाइल से आर्टिकल कौन से हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, ए एन इनडेफिनेट और डी आर द डेफिनेट आर्टिकल। हाउ टू यूज़ ए एंड हाउ टू यूज़ एन। अगर ट्रेडिशनल स्टाइल से बात की जाए तो हम कहते हैं अ वर्ड दैट स्टार्ट विद अ कॉन्सोनेंट वी यूज़ ए, एंड इफ अ वर्ड दैट स्टार्ट विद अ वावल लेटर AEIOU, ये 5 लेटर्स हमें बताए जाते हैं वावल्स हैं। इन 5 लेटर्स को अगर वावल समझेंगे, पहले तो वावल किसी लेटर का नाम ही नहीं है, वावल इज साउंड। आमतौर पर हमें यही बताया जाता है कि ये 5 जो है वो अल्फ़ाबेट की लेटर्स हैं। तो इन 5 लेटर्स को अगर वावल समझेंगे तो आप कभी भी आर्टिकल को सही यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ही इज़ डैश MA। अब MA दैट वर्ड दैट स्टार्ट विद M तो वावल में नहीं है, तो आप इस तारीफ इस डिफिनीशन के मुताबिक तो फिर AMA होना चाहिए। लेकिन ही इज़ द करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल इज़ ही इज़ NMA। वाई? बहुत सारी क्लास में पूछता हूँ, यही जवाब मिलता है कि इसकी आवाज़ अलीफ से मिलती है। अब अलीफ का क्या ताल्लुक है इंग्लिश के साथ? तो हियर योर कॉन्सेप्ट अबाउट साउंड शुड बी क्लियर बिकॉज वावल इज अ साउंड। देर आर 20 वावल साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड 24 कॉन्सोनेंट साउंड। टोटल देर आर 44 साउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इस यूज़ ऑफ आर्टिकल की वीडियो भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा। आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। MA जो वर्ड है दैट स्टार्ट्स विद A, इट्स अ वावल साउंड। वावल साउंड क्या होती है, कॉन्सोनेंट साउंड क्या होते हैं, पहले तो मेरी इसकी पूरी वीडियोज़ है वावल साउंड पे, कॉन्सोनेंट साउंड पे। चलें वहाँ फ़िलहाल ना जाएं, आप यूज़ ऑफ आर्टिकल देखें, यहाँ मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया हुआ है। After watching this video, your concept about vowel and consonant sound, the use of article, that will definitely be clear. आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब आप यूज़ ऑफ आर्टिकल की वीडियो देखेंगे। जाहिर सी बात है पेपर में एक आध क्वेश्चन ऐसे आता है कि आपने आर्टिकल की या तो मिस्टेक आइडेंटिफाई करनी होती है या आपने करेक्ट आर्टिकल यूज़ करना होता है, राइट। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ preposition. Again, very tricky and very confusing. Use of preposition in English language, that's very tricky, very confusing. तो इसकी मेरी 3 वीडियोज़ हैं जिस पे मैंने जहाँ तक रूल्स हैं, आम तौर पर यूज़ ऑफ preposition का इंग्लिश में कोई ऐसा रूल नहीं है, यू हैव टू जस्ट प्रैक्टिस। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे आप रूल अप्लाई होते हैं। जब आपको preposition के लिए स्पेशली रूल मिल जाता है, इंग्लिश में वैसे भी रूल बहुत कम है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन जहाँ आपको एक रूल बताया जाता है वहाँ बंदा बड़ा सेटिस्फाई होता है, शुक्र है कि हमें इस चीज़ का रूल मिल गया। तो मैंने जो रूल्स हैं, preposition ऑफ टाइम, preposition ऑफ प्लेस एंड जनरल prepositions हैं जो फिक्स्ड विद सर्टेन वर्ब्स, वो मैंने डिस्कस किए। 3 वीडियोज़ हैं, उन तीनों वीडियोज़ को मैं का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आपने वो ज़रूर देखने, आपका कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट 80% preposition का क्लियर हो जाएगा। यूज़ ऑफ preposition ऑफ टाइम कैसे यूज़ करनी है, उनके एक सर्टेन रूल्स हैं। इसी तरह preposition ऑफ प्लेस कैसे यूज़ करनी है, उनके सर्टेन रूल्स हैं। और फिर कुछ जनरल preposition जो कुछ वर्ब के साथ फिक्स्ड हैं वो कैसे यूज़ करनी है, वो भी आपको मैं इन 3 वीडियोज़ में, पहले आप preposition ऑफ टाइम देखेंगे, फिर preposition ऑफ प्लेस देखेंगे, फिर जनरल preposition देखेंगे। वैसे preposition के लिए आप
मुख्तलिफ बुक्स है वैसे भी स्टडी करते रहें, लेकिन इन तीनों वीडियोज़ का लिंक भी होगा। आपने स्टेप बाय स्टेप जो मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ सिलेबस, उनकी का कॉन्सेप्चुअल लर्निंग के लिए, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपने फिर डिस्क्रिप्शन में जाके, या वैसे मेरे चैनल में जाएँ आपको फ्री मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए आसानी रहेगी, इन डिस्क्रिप्शन में उस लिंक्स पे क्लिक करके आप ये वीडियो देखते रहें। ज़रूरी नहीं कि आज इसी वीडियो के बाद आप शुरू हो जाएँ, आप 1 बाय 1 ये सारी वीडियोज़ देखें, आज देखें, कल देखें। 10 दिनों में एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि आपका मुकम्मल सिलेबस कवर हो जाएगा इंग्लिश का। तो यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रिकी, इस टेस्ट के लिए भी और वैसे भी आगे कहीं भी आप अप्लाई करेंगे, प्रेपोजिशन का यूज़ हर टेस्ट में आपको आपके सामने ज़रूर आएगा। फिर नेक्स्ट आ जाएँ जी, फिर दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, पंक्चुएशन। व्हाट इज़ पंक्चुएशन? पंक्चुएशन इन इंग्लिश ग्रामर इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी आपकी जो सेंटेंस करेक्शन है या आइडेंटिफाइंग एरर्स का जो आगे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, वहाँ में ये आपको काम आएगी। पंक्चुएशन, राइट पंक्चुएशन आपने सीखनी है, वे टू यूज़ कैपिटल लेटर, वे टू यूज़ कॉमा, हाउ टू यूज़ कॉलन एंड सेमी कॉलन एंड फुल स्टॉप एंड साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो ये सारी चीज़ें, इसे कि हाइफन, डैश, ये इन्हें कहते हैं पंक्चुएशन मार्क्स। राइटिंग में पंक्चुएशन मार्क्स इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये इसकी भी मेरी पूरी डिटेल से वीडियो है। तमाम पंक्चुएशन मार्क्स को मैंने डिस्कस किया और डिटेल के साथ कि कहाँ पे आपने कौन सा पंक्चुएशन मार्क यूज़ करना है, कौन सा पंक्चुएशन मार्क कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, ये भी आपने सीखना है, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, राइट। अब अगला पार्ट, अगला एस्पेक्ट, ये तो 4 इंपॉर्टेंट बड़े ग्रामर के पोर्शन हो गए, ग्रामर के एस्पेक्ट्स हो गए। अब इसके बाद है जी सेंटेंस करेक्शन। आपको इनकरेक्ट सेंटेंस दिया जाएगा, तो अब ये सेंटेंस करेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रामर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। डायरेक्ट सेंटेंस करेक्शन में किसी टेंस की गलती होगी, वर्ब की गलती होगी, कोई पार्ट ऑफ बाकी किसी पार्ट ऑफ स्पीच की प्रीपोजिशन गलत होगी, या आर्टिकल ठीक नहीं होगा, जाहिर सी बात है इन्हीं चीज़ों में से आपकी गलती होगी। सेंटेंस करेक्शन, कोई इनकरेक्ट सेंटेंस दिया होगा, नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए होंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये सेंटेंस ठीक है, या चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, 4 सेंटेंस दिए होंगे, 4 ऑप्शन दिए होंगे, इनमें से सही सेंटेंस कौन सा है। तो उसमें कोई भी सेंटेंस में मिस्टेक हो सकती है, आप उसमें जो ऐसा सेंटेंस चूज़ करेंगे जिसमें गलती, मिस्टेक नहीं है। एक और चीज़ भी इससे पहले मैं बता दूं, कंडीशनल सेंटेंसेस भी आते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंसेस टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इफ़ क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, किस में कौन सी, इफ़ क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होता है, डिपेंडेंट क्लॉज में कौन सा टेंस यूज़ होता है। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो वीडियो है उसका लिंक भी मैं दूंगा, और उस वीडियो को देखने के बाद आपका कंडीशनल सेंटेंस का कॉन्सेप्ट भी टोटली क्लियर हो जाएगा। अगर कोई ऐसा सेंटेंस दिया हुआ है जिसमें कंडीशनल सेंटेंस, ज़ाहिर आपने चूज़ द करेक्ट सेंटेंस, उसमें कंडीशनल सेंटेंस भी हो सकता है, तो ज़ाहिर है तो सही होगा, उसी सूरत में आप चूज़ करेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस करेक्शन में बात मैंने कर दी। देन सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन में इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। अगेन दिस इज़ बेसिस ऑफ द ग्रामर दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। आप सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे, जाहिर सी बात है आप ये सारी चीज़ें, टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आप सेंटेंस कंप्लीट करेंगे, राइट। और द नेक्स्ट वन इज़, फिर ये बेसिस ऑफ ग्रामर ये आइडेंटिफाइंग द एरर। आपको एक पूरा सेंटेंस दी जाता है, नीचे A, B, C, D 4 उसके पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट के नीचे उन्होंने अंडरलाइन करके A, B, C, D लिखा होता है, एंड यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई द एरर। किस पार्ट में गलती है, वेयर डज द मिस्टेक लाई, कौन सा पार्ट इसमें गलत है। अगेन वही चीज़, गलती जाहिर सी बात है वर्ब की होगी, गलती किसी पार्ट ऑफ स्पीच की होगी, गलती टेंस की होगी, गलती प्रीपोजिशन की होगी, गलती कंडीशनल सेंटेंस की होगी। तो अगर आपको ये तमाम जो 5-6 एस्पेक्ट्स हैं इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप फ़ौरन नीचे ऑप्शन में देखेंगे बी में गलती है, सी में, डी में, ए में, किस पार्ट में, इस सेंटेंस में किस पार्ट में गलती है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर की ये सारी चीज़ें आपका कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पास ग्रामर के पार्ट से आएंगे। टेंसेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये मेजर पोर्शन है ग्रामर का। और इस बेस पे सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, आइडेंटिफाइंग द एरर, ये सारी चीज़ें, या आप
इन तमाम चीज़ों के लिंक्स आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होंगे। आप 1 बाय 1 सारी वीडियोस देखें, मैं आपको गारंटी करता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और फिर प्रैक्टिस के लिए आपको मैं नीचे फिर एक लिंक आप नज़र आएगा, वहाँ पे जाएंगे, आपको टेंसेस बेस्ड MCQs ईटा MDCAT के नाम से प्लेलिस्ट है, मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दूंगा। वहाँ पे आप नाउन बेस्ड MCQs, टेंसेस बेस्ड MCQs, प्रीपोजिशन बेस्ड MCQs, कंडीशनल सेंटेंसेस बेस्ड इस तरह की वीडियोस होंगी। तो कोई भी MCQs जिस एस्पेक्ट ऑफ ग्रामर में बेस्ड हैं वहाँ उनको देखें, खुद प्रैक्टिस करें, तो इंशाअल्लाह आपको ग्रामर में से कोई इशू भी नहीं होगा। नेक्स्ट थिंग इज़ विकेबुलरी। मैंने अपनी लास्ट में बताया था कि आपने विकेबुलरी की तैयारी कैसे करनी है। जस्ट 10 to 15 वर्ड्स डेली लें, उनको आप उनकी उर्दू में मीनिंग क्लियर करें, उर्दू मीनिंग क्या है, फिर उनको आप सेंटेंसेस में यूज़ करें, अपने पास लिखते जाएं डेली 15 वर्ड। 3 दिन बाद पिछले सारे देख लिए, नेक्स्ट 6 दिन बाद पिछले सारे, फिर एक दफ़ा उनको फिर स्किमिंग कर लिए, फिर 2 हफ्ते बाद फिर दोबारा सारे देख लिए। दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। में कोई ऐसा कोई स्ट्रेटजी, कोई मेथोडोलॉजी ऑफ टीचिंग नहीं है कि मैं आपको बताऊँ कि जी ये ऐसा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपने। यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। आपने प्रैक्टिस करनी है, तो बस डेली आप किसी भी बुक से लास्ट में विकेबुलरी दी होती है A to Z, तो चंद एक वर्ड्स जो आपको मुश्किल लगते हैं, जो क्लियर हैं वो तो क्लियर हैं, जो मुश्किल लगते हैं उनको अपने पास नोट करें, उनकी उर्दू मीनिंग साथ लिखें ताकि आपका कॉम्प्रीहेंशन हो। जब आपका कॉम्प्रीहेंशन होगा तो आप उसको एंटोनिम लिखना, सिनोनिम लिखना आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। रट्टा नहीं मारना कि इसकी ये वर्ड है, इसके सिनोनिम ये, एक वर्ड के 15 सिनोनिम भी हो सकते हैं। आप उर्दू में इसका एक कॉन्सेप्ट जो आपको वो क्लियर हो जाएगा, कॉम्प्रीहेंशन होगा, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन आएंगे सिनोनिम के लिए, एंटोनिम के लिए, आपके लिए आसान हो जाएंगे। और फिर उस वर्ड को सेंटेंस में यूज़ करें ताकि आपका कॉम्प्रीहेंशन टोटली क्लियर हो जाए। तो विकेबुलरी तैयार करने का तरीका है, और विकेबुलरी में से यही सिनोनिम्स, वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग्स। आपको एक वर्ड दिया जाएगा और 4 ऑप्शन होंगे कि इस वर्ड का नियरेस्ट इन मीनिंग या इसका सेम मीनिंग वाला कौन सा वर्ड है नीचे, राइट। दूसरा आ सकता है एंटोनिम, अपोजिट इन मीनिंग। एक वर्ड दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसमें अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड कौन सा है। तो जाहिर सी बात है, वर्ड का मीनिंग क्लियर होगा, आपका कंसेप्ट होगा, तो आप उसमें से उसको चूज़ कर सकेंगे। फिर लास्ट ईयर जैसे आया चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए राइटिंग बहुत ज़रूरी है। आप मुख्तलिफ वर्ड्स को लिखें, स्पेलिंग की प्रैक्टिस करें। 4 वर्ड्स आप उनमें से जो सही स्पेलिंग वाला वर्ड है वो आप चूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ड है जी कॉन्शियस, मतलब ऑनेस्ट, थोड़ा मुश्किल स्पेलिंग है, तो आप इसको लिखेंगे बार बार, तब आप इसका स्पेलिंग आपको आ जाएगा। और वहाँ जब आपके सामने 4 वर्ड्स आएंगे तो आप यू विल बी एबल टू चूज़ द वर्ड हैविंग करेक्ट स्पेलिंग। ये आपकी विकेबुलरी में से ज़्यादातर। फिर वर्ड रिलेशन आया था, तो आप ये मेरे ख्याल में लॉजिकल रीजनिंग में चला जाएगा। 2 वर्ड दिए जाते हैं, उनमें जो रिलेशनशिप है आप नीचे वही रिलेशनशिप, नीचे 4 जो पेयर है उनमें से जोड़ना है। और नाउ आई थिंक दिस विल बी definitely be in logical reasoning, because this is based on this is concerned, this is related with logical reasoning. अब ये विकेबुलरी में नहीं होगा। विकेबुलरी में यही चीज़ें सिनोनिम और एंटोनिम और स्पेलिंग, बस ये विकेबुलरी है। आप कोशिश करें कि 15 to 20 वर्ड्स डेली आप तैयार कर लें। दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इंग्लिश फॉर NMDCAT। ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया, ये सिलेबस है, और मैक्सिमम पार्ट जो है 90% ग्रामर से और 3, 4, 5 मैक्सिमम 5 फ्रॉम विकेबुलरी। तो ऐसे ये सिलेबस है, और कैसे तैयार करना है तमाम लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिए जाएंगे। 1 by 1 देखें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट जो आपको प्लेलिस्ट दी हुई है ETEA NMDCAT, या मेरे चैनल पर डायरेक्ट जाके इस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या इसी लिंक पे क्लिक करें, आप उस प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे। वहाँ आप में जितने भी MCQs हैं, नाउन बेस्ड, प्रीपोजिशन बेस्ड के 3-4 होंगे, एडजेक्टिव बेस्ड होंगे, टेंसेस बेस्ड होंगे, ओवरऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच बेस्ड होंगे, विकेबुलरी की बहुत सारी वीडियोज़ हैं, वहाँ MCQs होंगे, तो आप उनको देखें, प्रैक्टिस करें। लेकिन उससे पहले ये तमाम चीज़ें टेंसेस से लेकर पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, पंक्चुएशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, ये तमाम चीज़ों के कॉन्सेप्ट आप देखें। इंशाल्लाह मुझे, मैं गारंटी करता हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद फिर आपके लिए MCQs की प्रैक्टिस कोई मसला नहीं है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Wish you all the best. My prayers are with you. Thank you very much. Allah Hafiz.